हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन इन इन्वर्टिब्रेट्स। तो आज हम इन्वर्टिब्रेट्स में श्वसन की क्रिया को पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन क्या है? ये एक जैविक गुण है और इस क्रिया के अंतर्गत वातावरण से जो मुक्त ऑक्सीजन है उसे ग्रहण कर और कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करती है या की जाती है। और ये जो ऊर्जा या एनर्जी होती है वो शरीर की गतिविधियों के संचालन में काम आती है। एंड दिस लाइफ प्रोसेस इज डेमोन्स्ट्रेट बाय ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। सभी प्रकार के जो जीव होते हैं उनमें ये प्रोसेस पाई जाती है। यानी कि इसमें जो फूड होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, उससे एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी शरीर को मेंटेन करने में, रेगुलेट करने में और विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं में काम में आती है। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ओनली व्हेन एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स एंड ड्यूरिंग एनएरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज ब्रेकडाउन टू रिलीज एनर्जी विदाउट द यूज ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। यानी कि सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन होने पर ही ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और यदि ऐसा श्वसन होता है जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं हो तो इस प्रकार के श्वसन को हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका ऑक्सीकरण यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो तो वह एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। और इस आधार पे जो रेस्पिरेशन है वो दो प्रकार का हो सकता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जिसके अंतर्गत वातावरण के मुक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और जो अधिकांश प्राणी होते हैं उनमें इसी प्रकार का रेस्पिरेशन पाया जाता है। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि इस क्रिया में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी ग्लूकोज के अणु जो होते हैं वो विखंडित होकर और ऊर्जा देते हैं। तो इस प्रकार का जो रेस्पिरेशन होता है ये उन प्राणियों में पाया जाता है जिन्हें कि वातावरण की मुक्त ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती है। उदाहरण जैसे कि जो एंडोपैरासाइट होते हैं, जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थीज में पाया जाने वाला लीवर फ्लूक या टीनिया सोलियम स्केरिस आदि। वायवीय श्वसन जो होता है वो अधिकांश प्राणियों में पाया जाता है और इसमें जो मुख्य आवश्यकता होती है वो ऑक्सीजन की होती है। प्राणी ऑक्सीजन किस तरह प्राप्त करता है ये उसके आवासीय स्थान पर निर्भर करता है। यानी कि किसी प्रकार का एनिमल हो, चाहे वह एक्वेटिक हो या टेरेस्ट्रियल हो, उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती ही है। यदि प्राणी जल में रहता है तो वह जल में घुली हुई ऑक्सीजन लेगा, और यदि प्राणी टेरेस्ट्रियल है तो वो ऑक्सीजन वायु से प्राप्त करेगा। उच्च श्रेणी के जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वे सिर्फ वायु के द्वारा ही श्वसन करते हैं, चाहे वह जल में ही क्यों न रहते हों, और इसके लिए उन्हें ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए बार बार जल की सतह पर आकर सांस लेना पड़ता है। जैसे कि व्हेल। अब एनिमल किस माध्यम से ऑक्सीजन प्राप्त करता है इस आधार पर भी हम जो रेस्पिरेशन है एनिमल में होने वाला उसे दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर टाइप्स बेस्ड on the source of oxygen derived from their particular habitat. They are the aquatic respiration and the aerial respiration. सबसे पहले एक्वेटिक रेस्पिरेशन या जलीय श्वसन की बात करते हैं। तो इस विधि में क्या होता है, प्राणी जल में घुली हुई ऑक्सीजन को डिफ्यूजन की विधि के द्वारा ग्रहण करता है, और इस क्रिया के लिए अलग अलग प्राणियों में अलग अलग श्वसन अंग पाए जाते हैं, जिसका कि अध्ययन हम आगे के लेक्चर्स में विस्तार पूर्वक करेंगे। और यदि देखा जाए तो इस तरह का जो श्वसन होता है वो आमतौर पर इवोल्यूशन की दृष्टि से निम्न श्रेणियों के प्राणियों में पाया जाता है, क्योंकि जो एनिमल
जो थे या किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो इवोल्यूशन हुआ था वो सबसे पहले जो फर्स्ट लिविंग एनिमल या ऑर्गेनिज्म था वो वाटर में ही पाया गया था। इसलिए इस प्रकार का जो ये श्वसन है ये आदिम प्रकार का श्वसन पाया जाता है। और जितने सिंपल प्रकार के एनिमल होते हैं उनमें ये क्रिया और भी सरल होती है, जैसे कि सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा ही उसमें गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। पैरामीशियम है, यूग्लिना, साइकोन, ओबिलिया आदि में, या फिर एनिलिडा के कुछ वॉर्म्स हैं। और जैसे जैसे मोर एडवांस एनिमल्स होते हैं उनमें कुछ विशेष प्रकार के स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं, जैसे कि गिल्स है या क्लोम्स है। तो इस प्रकार से इनमें कुछ डेवलप्ड प्रकार का एक्वेटिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। अब हम एरियल रेस्पिरेशन या वायुवीय श्वसन की बात करते हैं। इस विधि के अंतर्गत प्राणी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कोई भी सतह जो कि श्वसन का कार्य करती है उसके लिए उस सतह में भी कई गुण होने चाहिए। और इसमें भी कई स्पेशल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे कि कुछ एनिमल्स में ट्रेकिया तो कुछ में बुक लंग्स पाए जाते हैं। यदि हम इंसेक्ट रेस्पिरेशन की बात करें तो उसमें एक हाईली स्पेशलाइज्ड टाइप का रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है जिसे कि ट्रेकियल सिस्टम कहते हैं। इंसेक्ट हैव अ हाईली स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉल्ड द ट्रेकियल सिस्टम। ये जो सिस्टम होता है ये बहुत छोटी छोटी ट्यूब से मिलकर बना होता है जो कि पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करती है। और इसकी विशेषता ये होती है कि इसका जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है या जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम से बिल्कुल अलग होता है। ये एक प्रारूपिक प्रकार का इंसेक्ट बताया गया है जिसमें कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के रूप में हम ट्रैकियल सिस्टम को देख सकते हैं। ये बहुत सारी छोटी छोटी ट्यूब से मिलकर बना है और इसके सिरों पर बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जो कि स्पाइरकल्स कहलाते हैं। तो इस प्रकार इसमें श्वसन के रूप में या रेस्पिरेटरी सिस्टम के रूप में ट्रैकियल सिस्टम उपस्थित होता है। और ये इसकी जो ट्यूब्स होती है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है। अब हम श्वसन की ये जो क्रिया है इसे भी इस श्वसन की संपूर्ण क्रिया को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड सेकंड वन इज इंटरनल रेस्पिरेशन। व्हाट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन? इस क्रिया में क्या होता है कि बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करके शरीर के विभिन्न टिश्यूज तक ये ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है और भोजन के ऑक्सीकरण से उत्पन्न जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको बाहर निकाला जाता है। तो ये जो श्वसन होता है ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है। और इंटरनल रेस्पिरेशन के अंतर्गत क्या होता है, इस क्रिया के अंतर्गत टिश्यू तक पहुंचाई गई जो ऑक्सीजन होती है उससे भोजन का ऑक्सीकरण होता है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और आंतरिक श्वसन की जो क्रिया होती है वो सभी प्राणियों में समान होती है, केवल एक्सटर्नल श्वसन में ही विभिन्न प्रकार की क्रियाएं पाई जाती हैं। इस प्रकार लिंकिंग दीज two are the transport mechanism that convey the oxygen and carbon dioxide between the external respiratory surface and the metabolizing tissue। इस प्रकार से ये जो इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चरण है ये दोनों चरण ही जो कि मुख्य रूप से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में सहायक होते हैं, इसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। और वो ऑर्गन जो कि इस क्रिया में सहायक होते हैं उसे रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। वातावरण से ऑक्सीजन प्राप्त करके शरीर के विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में जो अंग काम आते हैं ये मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। और जो वातावरण से मुक्त ऑक्सीजन को ग्रहण करके शरीर के विभिन्न टिश्यूज तक पहुंचाते हैं और वहाँ ये उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है उसको ये बाहर निकालते हैं। तो गैसों का जो ये एक्सचेंज होता है ये मुख्य रूप से गैसों के आंशिक दाब पर निर्भर करता है। और इस तरह से हम देखें तो एक जो रेस्पिरेटरी पर्पस से जो रेस्पिरेशन में भाग लेती है वो जो सरफेस होती है उसमें
कोई भी सतह जो कि श्वसन का कार्य करती है उसके लिए उसमें कुछ गुण होने आवश्यक है। वो ये कि ये जो रेस्पिरेटरी सरफेस है ये स्वच्छ जल या वायु के संपर्क में होनी चाहिए ताकि उसे ऑक्सीजन उपलब्ध हो सके, सबसे फर्स्ट। सेकंड है कि ये जो सतह है इसमें ऑक्सीजन वहन के साधन उपलब्ध होने चाहिए, यानी कि ये सफिशिएंट ऑक्सीजन जो है वो उसको अवेलेबल होना चाहिए। थर्ड ये है कि इस सतह का तापक्रम उचित होना चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए। ये सतह बॉडी भी हो सकती है, क्योंकि क्या होता है कि ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है ये एंजाइम्स के द्वारा कंट्रोल होती है, और हम सभी जानते हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही क्रियाशील होते हैं। इसके अलावा ये जो सतह है ये मॉइस्ट भी होनी चाहिए। तो ये कुछ फैक्टर है जो कि रेस्पिरेशन की एक जो जनरल रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उसको ये प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार आज हमने एक इन्वर्टिब्रेट में पाई जाने वाली जो जनरल रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उसके बारे में पढ़ा। अलग अलग एनिमल्स में पाए जाने वाले जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या जो ऑर्गन्स है उसके बारे में हम विस्तार से अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।